हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन। अष्टछाप के कवि नहीं है, इसमें आपको बताना है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नंबर जो ऑप्शन है नाभादास, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, सीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी ये अष्टछाप के कवि के अंतर्गत आते हैं और नाभादास अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आचरण की सभ्यता किसकी निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध सच्ची वीरता भी है, मजदूरी और प्रेम है, कर्तव्य और सभ्यता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सच्ची वीरता किसका है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का। कर्तव्य और सभ्यता पूर्ण सिंह का। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी, रीति काल के कवि हैं। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो महाकवि भूषण रीति काल के कवि हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण आदि की रचना की है। इन्होंने ये रचनाएं 17वीं शताब्दी में रचना की और रीति काल के अन्य कवियों में केशवदास, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, रसिक गोविंद, बिहारी, घनानंद, रहीम आदि प्रमुख हैं। रीति काल के कवियों के बारे में बात करें तो इनमें आपको याद रखना होगा, रीति काल के जो अन्य कवि हैं उसमें आपका केशवदास आ जाएंगे, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, रसिक गोविंद, बिहारी, घनानंद, रहीम आदि रीति काल के कवि हैं। किस काल के? तो रीति काल के ये कवि हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि कौन कौन से कवि रीति काल के अंतर्गत आते हैं। सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन व्याख्या को देखें और याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। तो इसमें बात करें उत्साह, तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होगा उत्साह होगा। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। श्रृंगार का रति होता है और करुण का शोक होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास जी। कवितावली, गीतावली, दोहावली ये सभी किसके हैं? तो तुलसीदास जी के हैं। किसके हैं? तुलसीदास जी के। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो इसमें देखें व्याख्या। तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी रचनाएं किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, दोहावली ये सभी किसके रचनाएं हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है,
विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? भाषा पूछा है। विनय पत्रिका किसने लिखा है? तो अभी बात किए थे तुलसीदास जी द्वारा रचित है विनय पत्रिका। ये किस भाषा में है? क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, भाषा पूछा है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। इसमें कौन सी भाषा हो जाएगा? ब्रज भाषा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल की बात करते हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें कितने पद हैं? तो 280 पद हैं। कितने पद? तो 280 पद हैं। शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता है। किस रस की? तो शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो इसमें आ जाएगा ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो इसमें आ जाएगा मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी, मुद्राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदेही हिंसा, हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक ये सब नाटक हैं। क्या हैं? मौलिक नाटक हैं। तो ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन हैं? तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खुसरो। इसमें एक और कवि का नाम आएगा जिनका नाम होगा विद्यापति जी। ये भी आदिकाल में पहेलियाँ लिखते थे। तो इनमें बात करें तो आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। ये दोनों ही कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे। अतः इस पहेली लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो खुसरो नाम है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो पेड़ से, किससे? पेड़ से बंदर कूद गया, यानी पेड़ से अलग हो गया। तो अलगाव की स्थिति में अपदान कारक होता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अपदान कारक। यहाँ पर व्याख्या की बात कर ले तो पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में से जो परसर्ग है अलग होने के भाव को दर्शाता है, जो अपदान कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, रति। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, और रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्रोध होता है, और वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, मत्स्य। इसका तत्सम रूप होता है, तद्भव मछली होता है, और मस्तिष्क, अग्नि और भ्रमण ये सब क्या है? तत्सम है। तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने है खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पर
जब दो शब्द आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर बर दो बार आया है और बर का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तेरी बर छीने है खलन का, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का संपादन बाल कृष्ण भट्ट ने किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यथा जो शब्द है, यथा ये अपव्यय है, अपव्यय है, और अव्यय शब्द शुरू में आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, इसमें यथा एक अव्यय है, अतः यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो हाथों हाथ, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ, भर पेट, दिन भर, ये सब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें आपका यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 19 नंबर की बात करें तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। तो तद्भव शब्द इसमें ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर भी ये चंद्र बिंदु दिखाई दे वह तद्भव में ही प्रयोग होता है। 99% ये तद्भव में ही प्रयोग होते हैं, इसलिए जहाँ पर भी ये दिखाई दे चंद्र बिंदु, बिना सोचे समझे उसको तद्भव में लगा दीजिएगा। तो इसमें बात करें तो ये भंवरा क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर की बात करें तो मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा? मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुदरी का तत्सम रूप मुद्रिका होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही होगा। ये डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मुदरी का तत्सम रूप जो होता है मुद्रिका होता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें बात करें तो अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, लेकिन वृत्त और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, जगनिक। यहाँ पर व्याख्या की बात करें तो परमाल रासो एक अल्लाह खंड है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत अल्लाह दाऊद
की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित की गई है। तो कौन लिखा है इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। किसकी है? कबीरदास जी की। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुन। कुतुबन का मृगावती है। इसकी व्याख्या की बात करें तो 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा, राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें आपको। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत होना। दोनों ओर मुसीबत होना, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है जो भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना कब हुई थी? तो 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में किया था? तो अवधी भाषा में किया था, अवधी भाषा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने चारण काल और महापंडित राहुल सक्यात्यान ने सिद्ध समांत काल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहकर पुकारा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा, आनंद कादंबनी। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो इसमें देखें तो आनंद कादंबनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, ओके, जय हिंद, जय भारत।